बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो टेस्ट है नंबर 6, और इसमें जो है वो आपके दो टॉपिक्स ज़ाहिर है शामिल थे, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8, लाइट एंड थर्मोडायनेमिक्स। आई होप सो कि आज का जो टेस्ट है वो आई थिंक सो ओवरऑल जो है इजी बना हुआ था, इजी था। सो आपके जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 60 55 अबव होने चाहिए। अदरवाइज जो है अगर इससे कम आएंगे तो इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आपको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत होगी। ओवरऑल जो है टेस्ट में जो है वो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इजी हैं, साथ साथ हम जो है वो डिस्कस करते जाते हैं। आप साथ साथ जो है उनको नोट डाउन करें, जहाँ जहाँ आपसे मिस्टेक हुई है उसको रेक्टिफाई भी आपने साथ साथ करना है। डेट इज़ आल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन। हाँ, एक चीज़ यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो डिस्कशन है इसका जो मकसद है ये नहीं है कि आपके पास जो है वो क्वेश्चन बैंक इंक्रीज हो, क्वेश्चन बैंक बढ़ जाए, आप जो है वो पेपर आपके पास सेव करने की कोशिश करते हैं। आप जो है वो इसमें से बहुत सारी चीज़ें तकरीबन 80% ऑलरेडी आपको पता होती हैं, जो कि आपने लेक्चर में पढ़ लिया है, प्रैक्टिस बुक्स में रिवाइज की हुई हैं। तो इसमें क्वेश्चन नोट डाउन करने की कोशिश ना किया करें। इसमें वो जो कॉन्सेप्ट है, जो बाकी 20% में से जो नई चीज़ें आपको मिल रही हैं, जो नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, कोई नया फॉर्मूला मिल रहा है, कोई नई इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल रहा है, उनको नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। सो आफ्टर डिस्कशन आपके पास जो नोट्स में एडिशन है वो न्यू कंसेप्ट की होनी चाहिए, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस की होनी चाहिए, और न्यू इन्फॉर्मेशन की होनी चाहिए, न्यू फार्मूले की होनी चाहिए, ना कि आप पूरे पूरे पेपर जो है उनको संभालते फिर रहे हो। सो इट्स इम्पोर्टेंट वन। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं जी, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है, बाय हाइजेंस वेव थ्योरी लाइट वी कैन नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ, वो कौन सा है? हाइजेंस थ्योरी जो है वो बेसिकली वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो प्रेजेंट की गई थी, एज सेड इन माय लेक्चर। क्या था जी? वेव नेचर ऑफ लाइट, जो हाइजेंस जो प्रिंसिपल था। सो इसका मतलब है इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीनों वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो हाइजेंस थ्योरी जो है वो सिर्फ वेव नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है, इसलिए आंसर जो है वो आपका कौन सा? बीटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को, इसलिए आंसर है बीटा। क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज आल्सो वेरी सिंपल, फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज शोन बाय, है इसमें ऑल ऑफ अबव ऑफ द टाइप्स ऑफ वेव्स। जो इंटरफेरेंस है वो लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसवर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सब में हो सकती है, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो। थर्ड जी, द सिमिलरिटी बिटवीन द साउंड वेव एंड द लाइट वेव इज, जो है वो दोनों की दोनों जो है वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर सकती हैं, और साउंड वेव और लाइट वेव दोनों में इंटरफेरेंस हो सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में अभी हमने डिस्कस किया है, इसलिए इसका आंसर कौन सा है? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें मैंने आपको बताया था कि जी इसमें सॉरी डिस्कशन जो है ये है जी यूनिट नंबर 7 प्लस 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर वेव्स के यूनिट में भी आपको बताया था, नेक्स्ट लाइट में भी आपको बताया था। तो यहाँ पर जो है रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज क्या गिवन है? 1:25। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड बताना है, तो यहाँ से रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी। तो अगर मुझे एम्पलीट्यूड्स की रेशियो बतानी है तो A1/A2 इज इक्वल टू I1 ओवर क्या हो जाएगा? I2। अब रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज गिवन है 1/25, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आना चाहिए? 1:5 आंसर आना चाहिए। तो दैट इज सिंपल वन जी, आंसर है आपका डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 5, 5009 पर सेंटीमीटर ग्रेटिंग एलिमेंट, ये आई थिंक सो लेक्चर में भी डिस्कस हो गया था। अगर जो है हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस लेकर जो है वो ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड किया था, वो होता है लेंथ ओवर नंबर ऑफ रूलिंग्स। लेंथ आपको बताइए 1 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ रूलिंग्स आर 5000, 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर, 5 इंटू क्या आ जाएगा? 10⁻3। यहाँ से जो है 1/5 इंटू 10⁻5 मीटर हो गया। 1/5 कितना होता है? 0.2 इंटू 10⁻5 मीटर, या इसको 2 इंटू 10⁻6 मीटर कह लें, या 2 माइक्रोमीटर कह लें, एक ही बात है। या ये आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रेटिंग एलिमेंट। सो चूंकि वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻6 मीटर, तो आंसर आपका अल्फा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज अल्फा।
Question number 60. Two identical light sources हैं S1 and S2 emit light of the same wavelength and these light rays will exhibit interference if देखो जी interference के लिए हमने necessary conditions पढ़ी हुई हैं मोनोलाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए और दे शुड हैव द कांस्टेंट फेज डिफरेंस इसलिए इसमें आंसर जो है आपका अल्फा ही बनेगा अल्फा देयर फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट सो आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है वो जी 7 विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लाइट की नहीं है तो आंसर इसका अल्फा ही है चूंकि आपको पता है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन तो अल्फा ही आंसर होगा इट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन सो इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन सो इसमें आंसर अल्फा होगा जी। 8 में कह रहा है जी मोनोक्रोमेटिक ये ग्रीन लाइट है और वेवलेंथ गिवन है वैल्यू ऑफ डी स्लिट सेपरेशन गिवन है लेंथ गिवन है आपने जो है वो कहता है जी द सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइंस डेल्टा वाई जो है वो फाइंड करना मतलब फ्रिंज स्पेसिंग फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 8 में तो डेट इज सिंपल वन जी क्वेश्चन 8 जो है इसमें अब देखो कि पैरामीटर्स अगर आपने अच्छे से लर्न किए हुए हैं एंड देन डोंट थिंक सो कभी भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो इसमें जी क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है सबसे पहले वो है 5 × 10⁻⁻⁷ ठीक है जी। स्लिट सेपरेशन उसको हम डी बोलते हैं वो है आपके पास 1 मिलीमीटर पार्ट मीन 10⁻³ मीटर और इसमें जो है वो लेंथ जो है वो आपको बताई हुई लेंथ मीन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन सो कह रहा है जी फार्म्ड ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे सो 2 मीटर आपने डेल्टा वाई फाइंड करना है तो देखो सो इजी डेल्टा वाई इज इक्वल टू होता है लैम्डा एल ओवर डी जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे यू विल गेट द आंसर 5 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो है वो है 2 डिवाइडेड बाय जो है वो डी स्लिट सेपरेशन यानी कि -3 सो 5 2s are 10 तो ये -6 रह गया तो इसका मतलब आपके पास 1 मिलीमीटर यानी 10⁻³ ही आंसर बचेगा तो डेल्टा वाई मीटर तो इसको आप 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं आपका आंसर है 1 मिलीमीटर मीन आपका आंसर यहाँ बीटा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर है जी बीटा। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह का है जी इसमें आपको 2 वेवलेंथ्स गिवन है और आपको फ्रिंज विथ एक गिवन है दूसरी फाइंड करनी है तो इसमें देखो भी हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी लेंथ और डी जो है वो सेम रखा हुआ है क्योंकि अरेंजमेंट सेम रखी हुई है तो डेल्टा वाई 1 ओवर डेल्टा वाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2। अगर आप स्टेटमेंट गौर से पढ़ें तो हमें लैम्डा 2 डेल्टा वाई 2 फाइंड करना है मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ डेल्टा वाई 2 अगर ऊपर मैं इसको लेके जाऊँ ओवर डेल्टा वाई 1 तो वो हो जाएगा लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1 तो यहाँ से डेल्टा वाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई 1 तो अब ज़रा देखें हमें लैम्डा 1 जो है लैम्डा 2 और लैम्डा 1 की वैल्यू क्या गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम और 6000 एंगस्ट्रॉम सो लैम्डा 2 इज 6000 एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 ये है जी 5000 एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम मीन 10⁻⁻10 और डेल्टा वाई 1 यानी कि फर्स्ट फ्रिंज स्पेसिंग आपको क्या गिवन थी पहले 1 मिलीमीटर जो है पहले जो है वो फ्रिंज थी तो डेल्टा वाई जो है वो आपको 1 मिलीमीटर गिवन था सो 1 मिलीमीटर जो है वो ये हमें पहले वैल्यू गिवन थी एंगस्ट्रॉम से क्या हो गया कैंसिल आउट ये 3 से कैंसिल आउट हो गए। अच्छा अब देखो 6/5 आ गया इसका मतलब है 5 1 ज़ा 5 और 1 बचेगा 5 2 ज़ा 10 तो ये आपके पास 1.2 मिलीमीटर आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको देखें इस वजह से डेल्टा वाई 1 गिवन था लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू गिवन थी आपसे उसने क्या कहा कि यू हैव टू फाइंड डेल्टा वाई 2 यानी कि फ्रिंज स्पेसिंग जो अगर वेवलेंथ चेंज हो जाती है तो फ्रिंज स्पेसिंग क्या होगी सो यहाँ पर अगर आप ये पूरा फॉर्मूले की बजाय सिंपल ये भी आपको अगर सिंपल पता है कि जो डेल्टा वाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है वेवलेंथ इसका मतलब है डेल्टा वाई 1 ओवर डेल्टा वाई 2 किसके इक्वल होगा लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 तो यहाँ से रीअरेंज करें और डेल्टा वाई 2 की वैल्यू फाइंड कर लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत सिंपल है जी इफ एन नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन द ग्रेटिंग तो आपको ग्रेटिंग एलिमेंट जो है उसका फॉर्मूला बताना था तो आंसर इज चार्ली लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूलिंग्स डेल्टा चार्ली आंसर है। 11 इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन the slits is reduced to half the distance between slits
उसको हाफ कर दिया एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन जो है उसको डबल कर दिया, फ्रिंज स्पेसिंग जो है उसके साथ क्या होगा। सो देखें इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने कीवर्ड जो है उनको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करने के बाद जो है वो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है एंड देन आंसर प्रेडिक्ट करना है और आंसर गेस नहीं करना। देखें आपने इनको सॉल्व करके देखना है जी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें देखें वो कहता है जी डी जो है उसको आपने स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो आपने कहता है जी रिड्यूस कर दी है 1/2 और जो लेंथ और उसके स्क्रीन जो है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान उसको क्या कर दिए वो डबल कर दिए। तो फ्रिंज स्पेसिंग बताएं क्या होगी। सो देखो डेल्टा वाई न्यू फ्रिंज स्पेसिंग क्या होगी, लैम्डा एल उसको आपने डबल कर दिया डिवाइडेड बाय डी उसको आपने क्या कर दिया हाफ कर दिया, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 2 4 4 इंटू लेमडा एल ओवर डी। इसका मतलब है न्यू फ्रिंज स्पेसिंग आपकी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स एज रेट ऑफ ओरिजिनल। तो इसकी जो वैल्यू है 4 टाइम्स एज रेट ऑफ ओरिजिनल हो जाएगी। तो आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 12 इज सो इजी क्योंकि उसमें हमें पता है कि जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है वेवलेंथ, डेल्टा वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। और आपको जो है पता भी है ऑलरेडी क्वेश्चन 12 जी हमें पता है रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो और वायलेट हमने स्पेक्ट्रम अच्छे से स्टडी किया हुआ है क्योंकि डेल्टा वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। वेवलेंथ जो है वो अपवर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी है रेड की, उसके बाद डाउनवर्ड आए तो कम होती जाती है। तो इसमें कहता है जी कि ये बताना आपने कि वेवलेंथ कौन कौन सी यूज़ की है, ब्लू लाइट की और ग्रीन लाइट की। अब देखो ब्लू और ग्रीन, अब ग्रीन ये है ब्लू ये है, इसका मतलब है ग्रीन की वेवलेंथ ब्लू से ज़्यादा है। तो वेवलेंथ ऑफ ग्रीन जो है वो इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट। इसका मतलब है फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो किसकी ज़्यादा आएगी, ग्रीन की ज़्यादा आएगी ब्लू की कम आएगी। सो इसका मतलब है जी आंसर आपका क्या बनेगा बीटा, इसमें सिंपल बीटा आंसर आएगा। 13 यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा को, और मैंने बड़ा क्लियरली आपको लेक्चर में बताया था कि सेंटर पे हमेशा मैक्सिमम बनता है, ब्राइट फ्रिंज बनता है, कभी भी डार्क फ्रिंज नहीं बन सकता उसको, इसलिए हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते थे। 13 का आंसर इज अल्फा ब्राइट। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14। द स्पेसिंग बिटवीन द एडजेसेंट स्लिट्स जो है वो कहते हैं 4 लैम्डा और डायफ्रैक्शन एंगल जो है वो सेकंड ऑर्डर का जो है वो आपने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 14 में, और डेट इज आल्सो सिंपल वन। हमें डायफ्रैक्शन के ग्रेटिंग की क्वेश्चन थी डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो अब फाइंड यहाँ से क्या करना हमें एंगल जो है, तो कहते हैं जी कि ये जो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स है वो 4 लैम्डा है। तो यहाँ पर अगर गौर करें तो हमें डी की वैल्यू जो है वो 4 लैम्डा गिवन है, 4 लैम्डा डी की जगह पुट कर देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू एन कौन सा है सेकंड ऑर्डर डिफ्लेक्शन, तो एन की वैल्यू आपने 2 पुट कर दी, ठीक है जी। लैम्डा लैम्डा से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/4 और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स 2/4 कितना होता है 1/2, और आपको पता है साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है 30। आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 30। तो सिंपल सी बात है, यहाँ आपको डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ की बनती है। तो डी स्लिट्स जो आपके पास एडजेसेंट जो साइज है एडजेसेंट स्लिट्स का जो साइज है वो आपको गिवन था 4 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ। सेकंड ऑर्डर है तो एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ से साइन फाइंड करना है, साइन ऑफ एंगल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2/4, तो थीटा फाइंड करना है तो आंसर साइन इनवर्स 1/2 यानी 30 आ जाएगा। 15 जी a surface on which all the points have same phase of vibration, answer is delta wavefront। 16 the reciprocal of total number of lines or ruled on per unit length क्या होती है, ग्रेटिंग एलिमेंट की डेफिनेशन है, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि प्रॉपर डेफिनेशन यही है इसकी। सो आंसर इज चार्ली। 17 में भी आंसर चार्ली है। ग्रेटिंग एलिमेंट जो आपके पास टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है उसके ऊपर नंबर ऑफ लाइंस 400 से लेकर 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर हो सकती हैं। सो आंसर इसमें जी चार्ली बनेगा। 18 इज आल्सो सिंपल वन। देखें जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जैसे 18 है, आप उसको गौर से उसकी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिर आप जो है वो डिसाइड करेंगे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैसे करना है। मोनोक्रोमैटिक लाइट कह रहा है जी, वेवलेंथ जिसकी लैम्डा है, इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और ग्रेटिंग एलिमेंट जिसका डी है, एट विच एंगल विद द नॉर्मल जो है सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन आएगा। तो सिर्फ इक्वेशन
देखें जस्ट इक्वेशन यूज करके, ग्रेटिंग इक्वेशन इज डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पर देखें तो आपके पास डी साइन थीटा सेकंड ऑर्डर कह रहा है तो 2 लैम्डा। यहाँ से आप देखो तो उसने हमें क्या फाइंड करने के लिए क्या कहा है, एंगल, एट व्हाट एंगल। तो देखें यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, और यहाँ से अगर हमें थीटा फाइंड करना हो तो डेट इज साइन ऑफ इनवर्स इंटू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। जस्ट रीअरेंज करना था और आपको आंसर इसी तरह से गिवन है, इसी शेप में गिवन है, तो आंसर इज अल्फा। जस्ट उसने की वैल्यू बताई है, सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन। 19 जी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एयर देन परफॉर्म्ड इन वाटर देन फ्रिंज विथ जो है। अच्छा अब देखो इसको भी हमने डिस्कस किया था लेक्चर में। 19 जो है, आप एयर से कहाँ गए हो, वाटर में, एयर से वाटर में। इसका मतलब है कि जो उसकी वेवलेंथ है वो लैम्डा ओवर एन आपको बताई हुई है। अब एयर से वाटर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रिंज स्पेसिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। अगर वेवलेंथ कम हुई है तो फ्रिंज स्पेसिंग भी लाजमी तौर पर कम होनी चाहिए। इसका मतलब है आंसर इज चार्ली विल डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 20, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स रीचिंग थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज जो है वो क्या होगा, जो सेंटर से जो है वो आपके पास अगर फेज डिफरेंस पूछा जाए सेंट्रल मैक्सिमा से, तो फेज डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें फेज डिफरेंस जो है फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा यानी ओ से अगर पूछा जाए कभी भी, तो वो जो है वो फेज डिफरेंस आपका किसके इक्वल होता है, वो 2 पाई एन के इक्वल होता है। जब भी आए ना आपने कहना है 2 पाई एन के इक्वल होता है। अब मैं भी अब इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। देखो यहाँ पर उसने एन कितना का है, थर्ड फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज का है ना, तो फाई इज इक्वल टू फेज जो होगा 2 पाई की वैल्यू, पाई एन की वैल्यू सॉरी कितना कह रहा है 3, तो 3 2 6 पाई, तो इसका जो फेज होगा वो 6 पाई होगा। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले से मैंने कैलकुलेट कर दिया। इसका फॉर्मूला याद रखना है कि सेंटर से जो है वो अगर फेज पूछा जाए तो वो 2 पाई एन के इक्वल होता है। अब मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये आपके पास है सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट ब्राइट बना, ये सेकंड ब्राइट बना, ये थर्ड ब्राइट बना। ठीक है, हर दो ब्राइट फ्रिंज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ देखें तो 1 वेवलेंथ होता है। यहाँ भी 1 वेवलेंथ होगा, इधर भी 1 वेवलेंथ होगा। इसका मतलब है जो जितना पाथ डिफरेंस है वो आपके पास कितना बना, 3 लैम्डा। आपका जो पाथ डिफरेंस है वो 3 लैम्डा बना है। ठीक है जी। अच्छा, अब लैम्डा जो है अगर आपको याद हो तो हम जो है वो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ की अगर हम बात करते थे तो हम 180 जो है यानी उसको पाई भी बोलते थे। ठीक है जी, और पाई को जो हम कहते थे लैम्डा बाई 2। ठीक है जी, और इसी तरह से जो है वो लैम्डा यहाँ पर अगर देखें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, चूंकि लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू पाई होता है, तो यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई। तो मैं अगर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूं, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई, तो ये 6 पाई आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो आंसर इज 6 पाई। नेक्स्ट है जी 21, डेट इज सिंपल वन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है वो R ओवर एन ए को बोलते हैं। आंसर इज बीटा। 22 जी, कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस इज डबल्ड। वॉल्यूम को डबल कर दिया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी। ठीक है जी। सो क्वेश्चन 22 में हमें पता है डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। सो अगर वॉल्यूम डबल किया है तो डेंसिटी मस्ट भी क्या हो जानी चाहिए, हाफ हो जानी चाहिए। सो 22 में चूँकि सिंस डेंसिटी जो है वो आपके पास होती है मास ओवर वॉल्यूम, सो अगर वॉल्यूम आपका जो है वो डबल किया बड़ा है तो डेंसिटी कम होनी चाहिए। वॉल्यूम उसने डबल किया है, सो इसका मतलब है डेंसिटी जो है वो ओरिजिनल का हाफ हो जानी चाहिए। चार्ली आंसर है। 23 जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो जो है वो हम आपको पता है उसको बोलते हैं जहाँ पर जो है वो कहते हैं जी गैसेस एग्जर्ट नो प्रेशर एंड जीरो वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ, आंसर है जी इसका 0 बीटा। 24 जी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज रिलेटेड टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो इसमें भी आंसर चार्ली है 24 का।
और जो है वो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था VRMS किसके इक्वल होता है 3kT डिवाइडेड बाई m, और यहाँ से VRMS भी हमने कैलकुलेट किया था, डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। सो इसमें आंसर आपका 4D है। 25 जी, विच इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही इंक्लूड करते हैं, बाकी जो है वो उसमें वाइब्रेशनल, रोटेशनल, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को जो है वो हम इग्नोर कर रहे होते हैं। तो इसमें आंसर है आपका अल्फा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। 26 भी सिंपल है जी। इफ CV is a CV mean molar specific heat at constant volume, CV stands for molar specific heat at constant volume। और इसमें कह रहा है जी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड डेल्टा टी इज टेम्परेचर, देन CV डेल्टा टी का क्या मतलब है। सो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम हीट एड अप करते हैं तो देखें जी, हमारे पास होता था Q हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। ठीक है जी, कांस्टेंट वॉल्यूम। जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितनी भी हीट दे रहे होते हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब उसका पिस्टन जो है वो फिक्स्ड है। सो जितनी भी आप हीट ऐड करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के काम आती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम QV की जगह डेल्टा U भी लिखते हैं। तो अगर हम हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड अप कर रहे होते हैं जो कि उसमें पिस्टन फिक्स होता है, वर्क डन जीरो होता है, तो पिस्टन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है पिस्टन फिक्स है, तो पिस्टन ने तो मूव नहीं करना। तो जितनी आप हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड करोगे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी की इक्वल होगी। तो इसको हम डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। जो कि नंबर ऑफ मोल्स उसने यहाँ 1 लिए हुए हैं, 1 मोल ऑफ ए गैस, तो CV डेल्टा टी किस चीज़ के इक्वल होगी, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की इक्वल होगी। सो इसका मतलब है आंसर है जी यहाँ बीटा। 27 जी, CP माइनस CV किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है, आंसर इज चार्ली। 28 जी, टू सोर्सेज गिव इंटरफेरेंस पैटर्न, उसमें D जो है उसको कहा हुआ उसने डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द सोर्सेज, और फ्रिंज विथ को उसने यहाँ W से रिप्रेजेंट किया हुआ, वो कहता है जी 2W हो जाए, डबल हो जाए, इफ द डिस्टेंस D इज नो डबल द फ्रिंज विथ जो है अब कितनी हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हमें पता है कि जो हमारे पास जो फ्रिंज विथ जो है वो D किसको बोल रहा है, वो सोर्सेज के दरमियान डिस्टेंस को बोल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग दैट इज 28। अब फ्रिंज विथ जो है वो हमें पता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा L ओवर D होती है। ठीक है। अच्छा, अब उसके पैरामीटर चेंज किए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जैसे वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने पैरामीटर सेट कर लें। अब जरा और करें, वो कह रहा है जी D, कैपिटल D को डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम सोर्सेज, तो टू सोर्सेज गिव इंटरफेरेंस पैटर्न व्हिच ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन, और D डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द सोर्सेज, तो स्लिट्स और सोर्सेज के दरमियान डिस्टेंस को वो कैपिटल D का नाम दे रहा है, यानी कि यहाँ पर उसने L जो है उसको D के इक्वल रखा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है फ्रिंज विथ जो है वो कहता है जी इज 2W, और फ्रिंज विथ जो इनिशियल है उसको वो 2W कह रहा है, डबल। अब उसने कहा क्या है, देखें, इफ द डिस्टेंस D इज नो डबल, तो अगर हम L को डबल कर देते हैं इसको, चूंकि हमें पता है कि डेल्टा वाई जो है न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा L को वो कह रहे हैं डबल कर दें डिवाइडेड बाई D, तो डेल्टा वाई किसके इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा L ओवर D। तो जाहिर है फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो डबल हो जानी चाहिए। अब पहले फ्रिंज स्पेसिंग कितनी थी, वो 2W कह रहे हैं, तो जाहिर है अब उसकी जो विथ क्या हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल विथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास 4W आंसर आ जाएगा। सो इनिशियल आपको जो है उसकी विथ 2 टाइम्स ऑफ गिवन थी 2W। सो इस तरह का क्वेश्चन है तो आपने वाइजली जो है वो फॉर्मूला उसी पैटर्न में यूज करना है। बाकी आप जरा गौर कर लें कि वैल्यू क्या किस तरह से गिवन है, उसने L को जस्ट D कहा हुआ है और डेल्टा वाई को 2W कहा हुआ है। आपने जो वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके अपना जो ओरिजिनल फार्मूला उसको नहीं छोड़ना, उसी को यूज करना, आपने आंसर इंशाल्लाह ठीक आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 भी इसी तरह का जी, सिंपल। इसमें आपको वेवलेंथ गिवन है, D की वैल्यू गिवन है, डेल्टा वाई गिवन है, और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन यानी स्मॉल d की वैल्यू जो है वो आपसे पूछ रहे हैं, और ये भी क्वेश्चन इजी है जी। सो 29 है, उसमें भी हमें यही वाला फॉर्मूला यूज करना है।
29 डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल ओवर डी। यहाँ से हमें ना डी फाइंड करना है, सो डेट इज लेमडा एल ओवर डेल्टा वाई। वैल्यूज पुट करते जाएं। इसमें जो वेवलेंथ आपको गिवन है वो 4 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है जी। और इस क्वेश्चन में जो आपको कहता है जी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स जो है गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, सॉरी इसमें लेंथ फाइंड करनी है, इसमें हमें लेंथ फाइंड करनी है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई लेमडा, ठीक है जी। अच्छा अब देखो कि हमें जो है वो स्लिट सेपरेशन जो है यहाँ पर वो गिवन है 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। तो ये इंटू 10⁻³ डेल्टा वाई वो 4 मिलीमीटर गिवन है, वो 4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। लेमडा की वैल्यू जो है वो 4 इंटू 10⁻⁻7 गिवन है। अब इसको सॉल्व कर ले, 4 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, और बाकी देखें ये 0.1 है, तो 0.1 का मतलब 1 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा -4। अब -4 और ये भी माइनस क्या है 3 -7, वो कैंसिल आउट होकर आंसर आपका 1 आ जाएगा। सो इसमें आंसर आपका 1 मीटर बनना है, ठीक है जी। तो आंसर इज डेल्टा। 30 जी, that is also simple one जी। the specific heat of gas at constant pressure as compared to constant volume, हमने पढ़ा हुआ है कि Cp जो है वो -Cv इज इक्वल टू क्या होता है R, और सबको अंडरस्टूड है कि Cp इज ग्रेटर देन क्या होता है Cv। इसमें आंसर इज मोर, Cp शुड बी मोर देन Cv। 31 इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस डिपेंड्स ओनली ऑन, इसका आंसर है जी बीटा। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और जो ही हम किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है जी। 31 का आंसर है बीटा। 32 जी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखें तो टेम्परेचर इंक्रीज देन। अब ज़ाहिर है आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हीट ऐड कर रहे हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रही है, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। और इसी को हमने कहा था कि चूँकि उसमें नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम इसलिए हम कह रहे हैं चूँकि उसमें इम्पल्सिव फोर्स जो है वो बिटवीन द गैस मालिक्यूल्स होती है। सो इसमें आंसर इज बीटा। 33 जी, इंटरफेरेंस पैटर्न वाज मेड बाय यूजिंग रेड लाइट, और रेड को अगर ब्लू से रिप्लेस कर देंगे तो फ्रिंज जो है वो क्या हो जाएंगे, वो नैरो हो जाएंगे। और वो सिंपल है जी, इसमें हमारे पास जो है 33 जी हमने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है वेवलेंथ। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। सो अगर जो है वो हम रेड को ब्लू से रिप्लेस कर रहे हैं, रेड कलर को ब्लू से, तो इसका मतलब है वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ कम होगी तो फ्रिंज स्पेसिंग भी कम हो जाएगी, और फ्रिंज स्पेसिंग कम होने का मतलब ये है कि जो आपके फ्रिंजेस हैं वो नैरो हो जाएंगे। 34 जी, द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेड, इसको क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन। आंसर इज बीटा। 35 इसको क्वेश्चन को हमने लेक्चर में भी इंक्लूड किया था। डायफ्रैक्शनल इफेक्ट आर इजी टू नोटिस इन केस ऑफ साउंड, क्यों, क्योंकि साउंड की जो वेवलेंथ है that is much higher as compared to wavelength of light। तो इसमें आपका आंसर जो है वो कौन सा बनेगा, डेल्टा साउंड वेव है, R of longer wavelength। 36 या गैस इज enclosed in a closed pot keeping pot and train moving with high speed। और तो टेम्परेचर द टेम्परेचर ऑफ द गैस जो है, अच्छा इसमें ना अगर हम गैस बल्क में, अगर कोई कंटेनर जो है उसमें गैस है और बल्क में गैस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो चूँकि उसमें हम कहते हैं कि जी जो हमारे पास अगर वो अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव किया उसने, तो उसमें इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, चूँकि हम आइडियल गैस के अकॉर्डिंग जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको क्या ले रहे थे, ज़ीरो। सो वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर आप जो है वो कंटेनर ऑफ द गैस जो उसको शिफ्ट कर देते हैं विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, अगर चेंज नहीं आ रहा उसमें, ऑल कंडीशंस आर सेम, तो इंटरनल एनर्जी सेम ही रहेगी। इसमें आंसर हम कहेंगे बीटा विल रिमेन द सेम। 37 में जी, द RMS वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए गैस एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज √2 टाइम्स देन दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट दैट टेम्परेचर द गैस कैन बी, गैस कौन सी हो सकती है। इसमें जी आंसर इज बीटा जो है वो मीथेन हो सकती है। उसकी रीज़न क्या है, देखो हमारे पास जो है
क्वेश्चन नंबर है जी 37। हमें पता है कि वी आर एम एस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी होती है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास गैस कौन सी है जी, ऑक्सीजन। हाँ जी, ऑक्सीजन ओवर जो है जो हमारे पास जो है वो क्या है, मीथेन गैस, किसके इक्वल होगी, स्क्वायर रूट ऑफ, हम कहेंगे ऊपर चले मीथेन ले लेते हैं ताकि इजीली आंसर, नीचे ऑक्सीजन। सो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन ओवर डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस। अब चूंकि जो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन है ये 2 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ मीथेन होती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ जो मीथेन गैस है ओवर ऑक्सीजन जो है वो किसके इक्वल आएगी। अब इसकी जो है वो डेंसिटी मीथेन से क्या है, डबल है। तो CH4 ओवर डेंसिटी CH4, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ CH4 जो है वो अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन है। सो यहाँ से अगर आप और कर देखें तो वो यही कह रहा है कि या गैस इज इनक्लोज इन, जो है ना वो इसमें कहता है जी कि सो RMS वेलोसिटी ऑफ गैस एट सर्टेन टेम्परेचर इज अंडर रूट 2 टाइम्स एज रेट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसकी जो गैस की जो RMS स्पीड है वो अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ द ऑक्सीजन है। और क्यों है, क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो 2 टाइम्स होती है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ जो है वो मीथेन गैस। तो इसमें आंसर आपका बीटा बनेगा। 38 में जी, बॉयज लॉ इज एप्लीकेबल इन आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि बॉयज लॉ में हम कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट 39 बहुत सिंपल है जी, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस और इसमें 2 3 4 5 6 जो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करनी है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड इसका मतलब है हमें जो है इसका स्क्वायर रूट भी लेना है। तो कभी कभी मीन स्क्वायर स्पीड पूछता है, कभी कभी रूट मीन स्क्वायर स्पीड पूछता है, जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया था। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड ही ना फाइंड करते रहें, कभी कभी मीन स्क्वायर स्पीड भी पूछ लेता है। और मॉलिक्यूल्स क्या क्या की मैंने जी, उनकी स्पीड्स 2 से स्टार्ट की, 2 3 4 5 और 6। तो आपने VRMS फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये हुआ आपका आंसर होगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो है वो क्या आएगा 5। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13। अब आप इनको ऐड करें, ठीक है जी। अच्छा, इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 5 प्लस 6 कितना आएगा 11 और 6 जो है 17 और 3 जो है वो 0, तो 2 कैरी हो गया। आपका आ गया जी 3 और 2 5 6 7 और 2 9, इसका मतलब आपका आंसर आया 90। अब आप क्या करोगे कि 90 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको आप सॉल्व कर ले। 18 आप देखें 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, इसका मतलब 4 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए। तो 4.25 के ऑर्डर आंसर जो है वो आंसर 4.24 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली जो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। सो आपने आंसर प्रेडिक्ट ही तो करना है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग आंसर मतलब आपका आंसर डेल्टा बनेगा। 40 जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 300 है एट द सेम टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था दो डिफरेंट गैसेस अगर सेम टेम्परेचर में हैं तो उनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, बट रूट मीन स्क्वायर स्पीड सेम नहीं होती, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर स्पीड डेंसिटी और मोलर मास पे डिपेंड करती है। तो इसमें तो आंसर है जी चार्ली। दो डिफरेंट गैसेस भी हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर सेम टेम्परेचर पे हैं तो उनकी जो है ना एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम ही होगी। आंसर है चार्ली। क्वेश्चन 41 42 इन तीनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। 40 क्वेश्चन 40 41 और 40 तीनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। देखो 41 में भी कहते हैं एट व्हाट टेम्परेचर द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन विल बी सेम फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट -73। अगर टेम्परेचर सेम होगा तब भी उनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो 41 का आंसर है जी बीटा -73 डिग्री सेल्सियस, चूँकि जो टेम्परेचर हमें गिवन है वो भी -73 है। 42 में भी उसने यही पूछा जी, आपके पास जो कहते हैं जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिक्सचर 1:5 में है, तो ये बताएं काइनेटिक एनर्जी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो आंसर 1:1 ही होगा। क्योंकि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर गैसेस डिफरेंट ही क्यों ना हो, अगर टेम्परेचर सेम है दोनों का
तो उनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, इसलिए आंसर 1:1 यानी डेल्टा आंसर है। 43 में जी चार्ल्स लॉ है जी, उसमें हम कहते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तो P1 शुड बी इक्वल टू P2, तो 43 का आंसर जी अल्फा बनेगा, P1 इज इक्वल टू P2। 44 द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स जो है वो Cp और Cv ऑफ CO। अब CO जो है वो क्या है, डायटोमिक गैस होती है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर आएगा 1.40। मैंने आपको क्लियरली गैमा की वैल्यूज बताई थी मोनोटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए और पॉलीएटॉमिक के लिए, उसको एक दफ़ा ज़रूर रिवाइज करना जो टेबल आपको लेक्चर में बनवाया था। इसमें चूंकि CO मतलब डायटोमिक गैस है तो आंसर आएगा 1.40। 45 जी इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इसको हम पहले बात कर चुके हैं, आंसर इज बीटा। 46 जी 46 में जरा की वर्ड अंडरलाइन करें, कहता है टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज केप्ट कांस्टेंट, तो इसका मतलब है ये कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो कहता है द गैस डज एक्सटर्नल वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस जो है वो क्या होगी। अब देखें इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो मैंने बताया था आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है वो क्या होता है, चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर जो है वो, इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। सो यहाँ उसने इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा है, तो इंटरनल एनर्जी हम कहेंगे रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड ही टेम्परेचर पे करती है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट। तो याद रखते हैं दो चीजें, अगर इंटरनल एनर्जी लिखा हो तो आपने आंसर करना है कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट जो है, अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहा हो तो वो फिर आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, तो इसमें आंसर इज बीटा। वी गेट लाइट इन साइड अ रूम इन अ डे ड्यू टू डायफ्रैक्शन, लाइट जो है वो डायफ्रैक्ट होकर जो है वो रूम में आ जाती है, तो इट इज ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन। 48 जी 48 में थर्मोडायनामिकल सिस्टम जो है इज चेंज फ्रॉम द स्टेट P1 V1 to P2 V2 by two different processes, the quantity which remain same वो है जी इंटरनल एनर्जी। हमने बात की थी इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो हमारे पास जो है वो अगर दो डिफरेंट स्टेट हम जो है पाथ से भी जाते हैं, कहते हैं जी कि P1 से P2 गए, जैसे मैंने आपको लेक्चर में ये कर्व भी बनवाया था। अच्छा हम डिफरेंट पाथ से गए, ये P1 ये V1 ये P2 और V2 है, तो इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, तो डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2 होना चाहिए। ठीक हो गया, ये हमने लेक्चर में बात की थी। अब इसका मतलब है कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है, डेल्टा U किसके इक्वल होगा, Q माइनस W, तो उसने डायरेक्टली डेल्टा U लिखने के बजाय आंसर में क्या लिखा हुआ, Q माइनस W। सो इसमें आंसर आपका बनेगा डेल्टा जी, Q माइनस W मीन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कोई कह रहे हैं ना जी, तो आंसर इज डेल्टा। 49 जी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वर्किंग सब्सटेंसेस आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओनली, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ओनली। 50 जी a gas is being compressed adiabatically, the specific heat of the gas during जो है वो क्या होगा, जीरो। एडियाबैटिक जो हमारे पास प्रोसेसेस होते थे, एडियाबैटिक जो है वो हम कहते हैं अ प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, तो इसके लिए जो स्पेसिफिक हीट होगी वो Q ओवर N डेल्टा T, जो कि Q ही जीरो है, तो इसका मतलब है आपका आंसर भी जीरो आएगा। तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो स्पेसिफिक हीट क्या होती थी, जीरो, बिकॉज हम कहते हैं नो हीट एंटर्स द लीव द सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 51 जो है दैट इज आल्सो सिंपल वन, जो कंडीशंस है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो हमने पढ़ी हुई हैं। यहाँ उसने कहा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर आपको याद हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता था d sin थीटा, हम कहते थे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। इसका मतलब है आपके आंसर आते होते थे लैम्डा बाय 2, ठीक है जी, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2,
7 लैम्डा बाय 2, यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ। तो इसमें आंसर आपका श्योरली डेल्टा होगा। डेल्टा इसलिए जो कि 5.5 लिखा हुआ है, 5 पॉइंट का मतलब है 5.5, तो 5.5 लैम्डा मीन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ, इसलिए आंसर आपका कौन सा है, डेल्टा। 52 जी, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट प्रोड्यूस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन द फेज डिफरेंस इज। अच्छा यहाँ पर ना दो चीजें, कभी कभी हमें फेज डिफरेंस लैम्डा के टर्म में गिवन होता है, कभी कभी पाई के टर्म में गिवन होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आंसर होगा जी इसका अल्फा। तो क्वेश्चन नंबर जो है जी आपका 52 आंसर होगा अल्फा, यानी कि पाई। पाई इसलिए तो पाई को हम लैम्डा बाय 2 भी कहते हैं, ठीक है। तो आंसर अल्फा होगा, तो लैम्डा बाय 2। अब देखो बीटा नहीं हो सकता जो कि पाई को लैम्डा बाय 2 कहते हैं ना, तो लैम्डा बाय 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा रह जाएगा, 2 पाई भी नहीं हो सकता चूंकि वो भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका कौन सा बनता है, अल्फा। सो टू कोहेरेंट सोर्सेज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन फेज डिफरेंस इज पाई, यानी कि लैम्डा बाय 2, तो अल्फा आंसर होगा जी। 53 जी, टू सोर्सेज ऑफ लाइट साइड टू बी कोहेरेंट, जब कहते हैं जी दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, आंसर इज बीटा। 54 भी बड़ा सिंपल है जी। 54 में हमें पता है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी होता है, तो इसमें अगर हम वेवलेंथ को इंक्रीज करें, लैम्डा को इंक्रीज करें, डेल्टा वाई इंक्रीज हो जाएगा। एक ही क्वांटिटी है जिसको डिक्रीज करें, यानी डी सेपरेशन बिटवीन स्लिट जो है इसको स्मॉल रखें तो डेल्टा वाई बढ़ेगा, इसका मतलब है लैम्डा एल ओवर डी। अच्छा अब देखो इसमें आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा चार्ली। अगर हम स्लिट सेपरेशन को स्मॉल रखें, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन लार्ज करें, वेवलेंथ को भी लॉन्ग करें, तो आंसर आपका चार्ली होगा। 55 जी, इन साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो हमेशा क्या होता है, ओवर अ साइकिल जीरो होता है, ये तो सिंपल है जी, आंसर इज डेल्टा। 56 में एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपने बतानी है किसके इक्वल होगी, और हमने फॉर्मूला पढ़ा था T इज इक्वल टू 2/3K इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, 3KT डिवाइडेड बाई 2, इसमें आपका आंसर जो है वो अल्फा बनेगा। 57 जी, two gases A and B having same temperature T, same pressure P, same volume V are mixed. If the mixture is at the same temperature and occupies a volume V, and then the pressure of the mixture क्या होगा। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 57 है, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर कह रहा है, एक गैस हमारे पास A है, एक गैस B है, तो इसका जो है जी पी वी और कह रहे टेम्परेचर टी है, इसका जी प्रेशर पी, वॉल्यूम वी और टेम्परेचर टी, ठीक है जी। अच्छा अब जरा गौर करो कि उसकी जो स्टेटमेंट है वो है क्या। हमारे पास दो गैसेस थी, एक गैस ए और दूसरी गैस बी, ठीक है। अब जब दो गैसेस को आप मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद उनका वॉल्यूम लाजमी डबल होना चाहिए। दो गैसेस मिक्स की है ना, तो दोनों के अमाउंट जो है, अगर इसका V था वॉल्यूम, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो वो वॉल्यूम दोबारा क्या होना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है। लेकिन उसने कहा है कि अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो तो कहता है जी इफ द मिक्सचर इज एट द सेम टेम्परेचर, जब उनका मिक्सचर बना, मिक्सचर बनाने के बाद टेम्परेचर भी सेम रख लिया, वॉल्यूम भी सेम रख लिया। अब चूंकि हमें पता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर उन्होंने सेम रखा, वॉल्यूम भी सेम रख लिया। इसका मतलब है कि जब आपने मिक्सचर बनाया था, पहले इसका वॉल्यूम V, इसका भी वॉल्यूम V, तो पहले वॉल्यूम V था, मिक्सचर बनने के बाद उसका वॉल्यूम डबल होना चाहिए। तो टू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो उसका मतलब है आपका प्रेशर डबल हो जाएगा, तो प्रेशर उसका 2 टाइम्स होगा ना, प्रेशर इनवर्सली वॉल्यूम। तो एक्चुअली जो मिक्सचर है उसका वॉल्यूम हाफ हुआ है ना, तो अब इसका मतलब है कि देखें यूं कर ले पी वी इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। तो एक्चुअल में तो उसका वॉल्यूम जो है वो आपका जो है वो आप देखें हाफ हुआ है कि डबल हुआ है, हाफ हुआ। उसकी रीजन देखें क्या है, आपने उसका जो है वो इसको ना मैं आपको थोड़ा आसान करने के लिए जो है ना पिस्टन की फॉर्म बनाता हूँ, आसान करने के लिए। देखो ए गैस का प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, टेम्परेचर T था। बी गैस का भी प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, टेम्परेचर T था। सो आपने क्या किया, इन दोनों गैसेस को मिक्स जो है ना वो
डाल दिया एक ही कंटेनर में, ठीक हो गया, एक कंटेनर में। तो दोनों गैसेस को ए और बी इसमें ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो उसका वॉल्यूम जो पहले वी था, अगर एक गैस मेरे पास सिर्फ ये एक गैस थी, इस वक्त इसका जो वॉल्यूम था वो था वी, इस गैस का वॉल्यूम वी था। आपने इसमें ना दूसरी गैस मिक्स की, जो दूसरी गैस मिक्स करेंगे तो उसका मतलब ये होगा उसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, 2v, डबल हो गया। तो अब ये a प्लस बी का मिक्सचर बन गया। पहले सिंगल एक गैस थी, एक गैस और उसका वॉल्यूम v था, आपने उसमें दूसरी गैस मिक्स की तो ज़ाहिर उसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो कहता है जी कि उसका टेम्परेचर भी सेम रखें और वॉल्यूम भी। तो आपको इसका वॉल्यूम कम करने के लिए लाजमी तौर पर आपने इसको कंप्रेस किया होगा, तो कंप्रेस करके दोबारा आपने उसका वॉल्यूम वी करना पड़ा। इसका मतलब है उसका वॉल्यूम डबल हो गया था, लेकिन आपने कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम कम किया, तो डबल हुआ था, आपने उसका वॉल्यूम हाफ कर दिया। तो इसका मतलब है बॉयज लॉ के अकॉर्डिंग चूंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, सो वो कहता है टेम्परेचर भी सेम रखना था, वॉल्यूम भी सेम रखना था। तो वॉल्यूम सेम रखने के लिए आपने उसको कंप्रेस किया। कितना कंप्रेस किया है आपने, उसका वॉल्यूम 2v से v किया, हाफ किया। तो अगर वॉल्यूम हाफ करेंगे तो जाहिर है प्रेशर उसका डबल होना चाहिए। तो यहाँ आंसर आपका 2p बनता है। आंसर जी इसका बनेगा जी चार्ली 2p। 58 जी, इन द गैस इक्वेशन PV over 2 इज इक्वल टू RT। अच्छा ये तो देखो सिंपल आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर यहाँ PV over 2 इज इक्वल टू RT लिखा हुआ है तो PV इज इक्वल टू 2RT, तो n की वैल्यू इसका मतलब है 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2, तो इसका मतलब है आंसर इज चार्ली, वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ ए गैस। 59, द फास्टेस्ट मूविंग गैस मालिक्यूल आर दोज ऑफ, इनमें से कौन सा है फास्ट जिसकी VRMS सबसे ज्यादा है। VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। इसका मतलब है जिस गैस की डेंसिटी सबसे कम है उसकी स्पीड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगी। आंसर है जी इसका डेल्टा, जो कि हाइड्रोजन की डेंसिटी अमंग नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन सबसे कम होती है। लास्ट क्वेश्चन जी, अगर गैस ए से बी जाती है बाय 2 पाथ्स, चूंकि इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती, इस वजह से आंसर आपका बीटा है, डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2 होना चाहिए। ठीक है, आई होप सो आज का जो टेस्ट है उसमें आपने मैक्सिमम स्कोर जो है वो गेन किया होगा। और यही चीज़ें हैं कि अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करते हो, अच्छी तैयारी करते हैं, हो ही नहीं सकता कि कभी आपका रिजल्ट ख़राब हो। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, और कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेक्चर्स को गौर से सुन रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, प्रैक्टिकल उस पर काम कर रहे हैं, सो जब आप प्रॉपर टाइम दे रहे हैं स्टडी को, सो तब जो है वो इंशाल्लाह आपके रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। कुछ लोग बच्चे अक्सर पूछते हैं कि इतना मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट बेहतर नहीं आ रहे, तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। हमारा अलमिया ये है कि बीइंग पाकिस्तानी एंड एशियन कॉम जो है, हम सोचते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं। आप क्या करो, सोचना कम कर दो, काम ज़्यादा करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स बेहतर हो जाएंगे। हमारे वक्त सोचते ज़्यादा है कि ये करें, वो करें, क्या ना करें, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हम सोचते रहते हैं, वो काम नहीं हम कर रहे होते हैं, हम सिर्फ सोच रहे होते हैं। सो हम सोचों को अगर लिमिटेड करके सिर्फ काम पे फोकस करें, रिजल्ट्स इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। बेटा अल्लाह आपका हामी नासर हो। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।